अमीर वर्सेस गरीब विधवा बहन की ससुराल में इज्जत। माँ जी, बाबा जी और काव्या, आप लोगों ने बताया नहीं कि आज दोपहर में आप सब क्या खाएंगे? तेरी शक्ल देखकर तो कुछ खाने का दिल ही नहीं करता। कुछ खाने का मन भी करे तो बस तेरा ये काला सा चेहरा देख लो और वो मन वहीं मर जाएगा। माँ जी, ऐसा भी क्या बुरा है मेरे अंदर जो आपका मेरे हाथ से बना खाना खाने का दिल ही नहीं करता है? बुरा नहीं, ये पूछ कि ऐसा क्या अच्छा है तेरे अंदर जो मेरे बेटे ने दुनिया की सुंदरियों को छोड़कर तुझे चुना। मैं तो खुद हैरान हूँ कि मेरे आनंद को तुझ में आखिर नजर क्या आया था। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो? माँ, आप आखिर मेरी पत्नी से इस तरह कैसे बोल सकती हो? आ गया तू इसकी हिमायत लेने? जब तेरी माँ को तेरी जरूरत होती है तब तो तू कभी ऐसे वक्त से नहीं आता। माँ, बस करो ना, हर वक्त की इस कलेश को अब खत्म करो। जिंदगी बहुत बड़ी नहीं है, किसी का नहीं पता कि कब चल बसे, इसलिए एक दूसरे के साथ हमेशा खुशी खुशी रहना चाहिए। मैं अभी वाणी की बड़ी बहन के ससुराल से ही आ रहा हूँ। मुझे मोहित ने काम से बुलाया था। पता है, मैंने वहां जाकर देखा कि वाणी की बड़ी बहन त्रिशा को कितनी प्यार से रखते हैं उनके ससुराल वाले। वाणी को भी ऐसे ही जीने का हक है। वाणी की बड़ी बहन प्यार से ही जीने के लायक है। मैंने भी देखा है उसे, रंग रूप सब कुछ अच्छा है उसका। वो हीरा है, हीरा। भावना की बात सुनकर आनंद को काफी गुस्सा आया, लेकिन वाणी ने उसे इशारे से शांत कर दिया। एक तरफ एक बहन के घर में ये सब हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ त्रिशा के घर में कुछ ऐसा हाल था। माँ जी, ससुर जी, दीपिका और मोहित जी, सभी खाना खा लीजिए। त्रिशा, तुम सभी खाना खाओ, मुझे अभी काम है, मैं नहीं खा पाऊंगा। क्यों नहीं खा सकते? मोहित जी, काम होता रहेगा, पहले खाना खाइए। सही कहा बहू ने, एक तो उसने इतनी मेहनत से खाना बनाया है और तू बिना खाए ही जा रहा है। पहले खाना खा, उसके बाद जाना। अच्छा ठीक है माँ, रुक जाता हूँ, लाओ जल्दी से खाना लाओ। मोहित की बात को सुनकर त्रिशा मुस्कुराने लगी। सभी लोग एक साथ खाना खाने को बैठे और सभी ने खुशी खुशी खाना खाया। एक तरफ त्रिशा का परिवार था जो उससे बेहद ही प्यार करता था, तो वहीं दूसरी तरफ वाणी थी जिसको उसके ससुराल में जरा भी पसंद नहीं किया जाता था। त्रिशा और वाणी दोनों बहनें थीं जिनकी किस्मत एक दूसरे से बिल्कुल उलट थी। त्रिशा की शादी अमीर परिवार में घर वालों की मर्जी से हुई, तो वहीं वाणी की लव मैरिज एक गरीब परिवार में हुई। वाणी दिखने में ज्यादा सुंदर भी नहीं थी, जिसकी वजह से उसके ससुराल वालों ने भी उसे अपनाया नहीं था। एक तरफ त्रिशा सभी से प्यार बटोरती थी, तो वहीं बेचारी वाणी का साथ देने को बस उसका पति ही खड़ा रहता था। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब दोनों ही बहनें गर्भवती हो चुकी थी। त्रिशा की तो उसके ससुराल में खूब केयर होती थी, लेकिन वाणी को कोई नहीं पूछता था। भाभी, कहाँ हो आप? मैं यहाँ अपने कमरे में हूँ। ये लो भाभी, माँ ने बनवाया है आपके लिए, से खा लो। शुक्रिया दीपिका। क्या बात है भाभी, कुछ उदास लग रही हो? उदास लग नहीं रही हूँ, उदास ही हूँ। तुम्हारे भैया को तो मेरी कोई चिंता ही नहीं है। क्या हुआ? क्या बोला भैया ने? क्या बोलेंगे? मैंने कहा कि मेरा आपके साथ सैयारा मूवी देखने का मन है, तो बोले कि मुझे 3 दिन की बिजनेस ट्रिप पर जाना है। हाँ तो क्या हुआ भाभी, अब काम है तो भैया को जाना तो पड़ेगा ना। नहीं, काम की बात नहीं है दीपिका, हमारी अरेंज मैरिज हुई है ना, इसीलिए वो मुझे ज्यादा सीरियस नहीं लेते। हमेशा मुझसे ज्यादा उनके लिए उनका बिजनेस इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या हुआ भाभी, हम तो है ना आपके साथ, हम सभी तो आपसे भरपूर प्यार करते हैं, तो फिर क्यों उदास हो रही हो? दीपिका ऐसे बोलकर अपनी भाभी से लिपट गई। त्रिशा को उसके ससुराल में ऐसे ही प्यार मिल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ आप त्रिशा दीदी के पति के साथ 3 दिनों के लिए काम से जा रहे हो? हाँ वाणी, अब क्या करूं, मैं मोहित साहब का ड्राइवर हूँ तो मुझे जाना ही होगा, और अब तो रिश्तेदारी भी बन गई है। तुम चिंता मत करो, मैं हर रोज तुमसे बात किया करूंगा। और ये लो, एक फोन तुम्हारे पास भी होना चाहिए। अगर माँ या काव्या में से कोई भी तुम्हें तंग करे तो मुझे बोल देना। माँ और काव्या तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं करती हैं, लेकिन चलिए कोई नहीं, 3 दिनों की ही तो बात है, मैं आपका इंतजार करूंगी। अपना और हमारे होने वाले बच्चे का ख्याल रखना। हाँ अच्छा, मैं चलता हूँ। आनंद मोहित का ड्राइवर था। आखिरी बार वाणी से बोलकर आनंद गाड़ी लेकर मोहित के घर पहुंच गया, जहां से मोहित आनंद के साथ बैठा और दोनों अपनी बिजनेस की डील के लिए निकल गए। भाभी जी, भैया गए, अब आपकी हिमायत वाला यहाँ कोई नहीं है। चलो जल्दी से घर की अच्छे से सफाई करो। लेकिन काव्या, मैंने अभी कुछ देर पहले ही सारा घर अच्छे से साफ किया है। हाँ तो किया है, तो फिर क्या हुआ, दोबारा से कर दो। काव्या, ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? जब उसने सफाई कर दी है तो फिर से क्यों करवा रही हो? बाबा, आप हमेशा इन्हीं के पक्ष में क्यों बोलते हो? काव्या ऐसे बोलकर चली गई। वाणी को उसके घर में जरा भी पसंद नहीं किया जाता था। एक तरफ आनंद के पीछे ये सब चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ आनंद, सुना है तुम बाप बनने वाले हो? बधाई हो दोस्त।
आपको भी बधाई हो। अरे आनंद, जल्दी से सामने देखो। मोहित के बोलने पर आनंद ने जल्दी से अपने सामने को गौर किया। सामने से एक बड़ा ट्रक आ रहा था। आनंद ने अपनी गाड़ी को उससे बचाना चाहा, लेकिन उनकी उस ट्रक से टक्कर हो गई। अचानक से ही पूरी सड़क पर हाहाकार मच गया और जब आनंद और मोहित को गाड़ी के अंदर से निकाला गया तो उन दोनों की ही जान जा चुकी थी। जैसे ये खबर दोनों बहनों तक पहुंची कि उनके सुहाग अब नहीं रहे तो उन दोनों ने घर में मातम शुरू कर दिया। नहीं 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 मोहित जी, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। आंखें खोलिए आनंद जी, आनंद जी आंखें खोलिए। आपको हमारे होने वाले बच्चे की सौगात, आंखें खोल दीजिए। आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हो आनंद जी। दोनों पत्नियों को किसी तरह आस पड़ोस की औरतों ने संभाला। एक ही झटके में दोनों बहनें साथ साथ विधवा हो चुकी थी। मौत के कुछ शोक से भरे दिनों में तो दोनों बहनों ने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन जब कुछ दिन बीत गए तब दोनों बहनों के ससुराल वालों का रवैया उनके साथ बदल गया। बड़ी प्यास लग रही है, पानी पी लेती हूँ। क्या कर रही है? माँ जी पानी पी रही हूँ। ये तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन आज से तू ना हमारे घर के बर्तनों में कुछ खाएगी ना पिएगी। अब से तू इसी गिलास से पानी पिएगी, अपशुगनी मनहूस लड़की। माँ जी, ये आप क्या बोल रही हो? और ये ग्लास तो आप बाहर भिखारी वगैरह को पानी पिलाने के लिए इस्तेमाल करती हो, मैं भी यही ग्लास इस्तेमाल करूं? तू क्या कहीं की बहुत खास है? मनहूस है तू, मनहूस जो मेरे बेटे को खा गई। चुपचाप इन्हीं भिखारियों के बर्तनों को इस्तेमाल कर, समझ आया? त्रिशा के साथ में उसके घर वालों का रवैया मोहित के जाने के बाद से बिल्कुल बदल गया था। न उसकी सास अब उसे प्यार करती थी और ना ही कोई और। एक तरफ त्रिशा के साथ ऐसे बर्ताव हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ वाणी। आटा तो बस खत्म होने वाला है, मैं क्या करूं? आनंद जी तो हमें छोड़कर चले गए, एक वही तो हमारे घर में कमाने वाले थे। अब मुझे ही अपने परिवार का पेट पालने को कुछ करना पड़ेगा। वाणी ऐसे बोलकर बाहर आ गई और उसने अपनी सास से बात की। माँ जी, आनंद जी तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हम लोग तो अभी भी यहीं पर। उनकी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन जब तक हमारी उम्र लिखी हुई है तब तक हमें उनके बिना ही अब जीना होगा। माँ, मैं जानती हूँ कि आप सभी मुझे नापसंद करते हो, लेकिन मैं अपने परिवार का अब सहारा बनना चाहती हूँ। माँ, मुझे सिलाई का काम करना आता है। अगर आप कहो तो मैं सिलाई पर कपड़े लेने लग जाऊँ क्या? जो करना है कर, मुझसे क्यों पूछती है? तेरी वजह से ही मेरा बेटा मर गया। अरे तेरी काली नजर उसे ले गई। एक ही तो कमाने वाला था वो घर का। मेरा बेटा हमसे छीनकर सब कुछ करके अच्छी बनना चाहती है। बाबा, ऐसे मत बोलिए। अगर आपने अपना बेटा खोया है तो मैंने भी तो अपना सुहाग को खोया है ना। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हो, लेकिन फिर भी मैं अपने घर का खर्च उठाऊंगी। वाणी ने ऐसे बोलकर अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था कि हमारे यहाँ सिलाई पर कपड़े लिए जाते हैं, और उसने अपने परिवार के लिए सिलाई का काम करना शुरू कर दिया। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरे। वाणी अपने घर का खर्च चलाने को सिलाई भी करती थी और घर के काम भी करती थी, जिसकी वजह से भावना और काव्या का दिल उसकी तरफ से थोड़ा पिघलता जा रहा था। लेकिन बेचारी त्रिशा के साथ सभी का रवैया अब भी खराब ही था। घर जाकर सबसे पहले सब्जी बनाऊंगी, उसके बाद एक सिलाई का सूट आया हुआ है तो उसे सिलूंगी। ये घर से निकलते ही किस मनहूस के दर्शन हो गए। अब तो बड़े ही फूक फूक कर कदम आगे बढ़ाने होंगे, कहीं मेरे साथ कोई अपशगुन ना हो जाए। ये समाज विधवा औरतों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करता है, जैसे उनके पति की जान लेने में उनका कोई हाथ हो? कोई उसके दर्द को क्यों नहीं समझता? वाणी बेचारी उदास सा चेहरा लिए घर आ गई। घर आते ही उसने पहले प्रेगनेंसी की हालत में सफाई की, जिसके बाद खाना भी बनाया और फिर वो सिलाई करने को बैठ गई। माँ, मुझे तो वाणी भाभी में भैया का अक्स नजर आने लगा है। हम इन्हें क्या कुछ नहीं कहते, लेकिन फिर भी हमारे ही लिए वाणी भाभी सब कुछ बुलाकर काम करती है। सही बोल रही है काव्या, मुझे भी है। अब तो अपनी कही बातों पर बड़ा पछतावा होता है। मैंने भी इसे क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन अब जब घर का चिराग बुझ गया तब पता चला कि मेरी बहू कितने काम की है। ये मत भूलो कि चिराग भी इन मनहूस की वजह से ही बुझा है। बस कीजिए गणेश जी, ऐसा ना बोलिए। बहू की इसमें कोई गलती नहीं थी। जो भी हुआ बस सब भगवान की मर्जी थी। भावना और काव्या गणेश को समझाती थी, लेकिन गणेश अभी भी वाणी से चिड़ा चिड़ा ही रहता था। वहीं दूसरी तरफ त्रिशा। आप क्यों चले गए मोहित जी मुझे छोड़कर? आपके जाने पर पता चला कि ससुराल भी बस तब तक ही अपना होता है जब तक कि पति जिंदा हो। वापस आ जाओ ना। भाभी, ओ त्रिशा, अपशगुनी भाभी। बोलो।
बोला है ना कि कमरे में घुसकर ना रहा करो। तुम इस घर की मालकिन नहीं, नौकरानी से भी बदतर हो, तो हमेशा हाजिर रहा करो। देखो मेरी सहेलियां आई हैं, जाकर इनके लिए नाश्ते का बंदोबस्त करो। दीपिका, ये तो अपनी भाभी से किस तरह से बात कर रही है? जो भाभी इतनी मनहूस है कि शादी के जरा से दिन बाद ही मेरे भाई को खा गई, उससे मैं और कैसे बात करूं? दीपिका ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। बेचारी तृषा आंखों में आंसू लिए उसकी सहेलियों के लिए नाश्ता बनाने को गई और ऐसे ही अपना दर्द छिपाते हुए उसने सारे काम किए। ऐसे ही चलते चलते अब महीनों गुजर चुके थे और आज के दिन वाणी की नंद काव्या को लड़के वाले देखने आए हुए थे। यही है जी मेरी बेटी काव्या, बड़ी प्यारी है, बिल्कुल वैसी है जैसी मुझे मेरे बेटे के लिए चाहिए थी। सभी ऐसे ही बैठकर बातें ही कर रहे थे कि तभी हाथ में नाश्ता लिए वाणी वहां आ गई। सभी चाय ले लीजिए। भावना बहन, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? क्या हुआ? क्या कर दिया जी मैंने? शुभ और अशुभ जैसी भी कोई चीज होती है, यहाँ हम रिश्ता पक्का करने जैसा शुभ काम कर रहे हैं और तुम देखो तो ऐसे में तुम्हारी अशुभ और अपशगुनी विधवा बहू नाश्ता लाई है। ये भला कोई अच्छी बात तो नहीं। अपनी जबान को जरा लगाम देकर थोड़ा संभालिए। ये कोई अपशगुनी और अशुभ इंसान नहीं, बल्कि मेरी भाभी है। और आज अगर आप यहाँ हो और मेरा रिश्ता पक्का हो रहा है ना, तो वो भी इन्हीं की बदौलत है, समझ आया? यही हमारे घर का खर्च चलाती हैं, भैया के बाद यही हमारा सहारा है, तो आप इन्हें ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकती हैं। भावना बहन, जुबान तो बड़ी तेज है तुम्हारी बेटी की, एकदम कैंची की तरह। कैंची नहीं, चाकू की तरह काफी तेज चलती है, लेकिन सिर्फ हक की बात कहने को। अब मर्जी आपकी है, आपको मुझसे रिश्ता जोड़ना है या नहीं। काव्या को अपने पक्ष में बोलता देखकर वाणी हैरान रह गई और उसकी आंखें भी भर आईं। एक तरफ एक बहन के लिए उसकी नंद ने अपना रिश्ता दांव पर लगा दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ दीपिका। माँ देखो तो सही, मेरी होने वाली सास ने मेरे लिए ये एंगेजमेंट का ड्रेस भेजा है, कैसा लग रहा है? और ये वाह कितना सुंदर गाउन है, बिल्कुल मेरी बेटी की तरह, बहुत ही प्यारा लग रहा है दीपिका। मुझे भी तो दिखाओ दीपिका, कैसा है? बहुत प्यारा है। अब शगुनी औरत, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी ड्रेस को हाथ लगाने की? दीपिका मैं तो बस देख रही थी कि कैसा ड्रेस है। पीछे हो जाओ, शुभ कामों में अशुभ लोग आते हुए अच्छे नहीं लगते। दीपिका ने त्रिशा को जोर से धक्का मारा, जिससे त्रिशा सीधा दीवार में जाकर लगी। त्रिशा ने किसी तरह अपना पेट संभाला और उसकी पीठ में जोर से लग गई। सही हुआ, तू इसी के लायक है। जब लोग अपनी औकात से निकले तो उन्हें ऐसे ही उनकी हैसियत याद दिलवाई जाती है। सभी का इतना टॉर्चर देखकर त्रिशा से अब रोका नहीं गया। वो अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। शाम को ही सगाई का फंक्शन होने वाला था, जिसकी वजह से त्रिशा ने खुद को संभाल लिया। कुछ ही देर में फंक्शन की तैयारी शुरू हुई और सभी लोग फंक्शन में आ गए। त्रिशा अपने कमरे में ही थी। अच्छा होगा कि मैं कमरे के अंदर ही रहूं, वैसे ही मैं अपशगुन हूँ। एक तरफ त्रिशा ऐसे बोल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ बाहर कुछ ऐसा हाल था। लाओ, तुमने तो अंगूठी पहना दी, अब अपना हाथ दिखाओ। ये लीजिए। ये क्या दीपिका, तुमने हाथ पर टैटू बनवाया हुआ है? जी हाँ, मुझे पसंद है। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं ये सगाई नहीं करूंगा। लेकिन क्यों बेटा, क्या हुआ? आंटी, मैं एक शरीफ लड़का हूँ जो अपने लिए एक शरीफ ही पत्नी चाहता है, लेकिन आपकी बेटी के हाथ पर बना ये टैटू बता रहा है कि वो कितनी शरीफ है, इसलिए मैं शादी ये नहीं करूंगा। टैटू? चल बेटा, मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए जो हमारी मर्यादा को लांघे। एक ही झटके में दीपिका के सजाए हुए सारे सपने उजड़ गए। सगाई टूटते ही दीपिका गुस्से में दंदनाते हुए त्रिशा के कमरे में गई और उसने उसके ऊपर चढ़ाई कर दी। अब शगुनी, तेरी वजह से हुआ ये सब तेरी गलती है। दीपिका पागल हो गई है, काबू में आपने। माँ, इसी की वजह से मेरी शादी टूटी है, यही है अब शगुनी। मैं इसे अपने घर में नहीं रहने दूंगी। दीपिका ने जरा भी अपनी गर्भवती भाभी पर रहम नहीं किया। उसने उसके बाल पकड़े और ऐसे ही उसने उसे अपने घर से निकाल दिया। रात के अंधेरे में गर्भवती विधवा त्रिशा को समझ नहीं आया कि वो कहाँ जाए। दिल तो कर रहा है कि इस मनहूस जिंदगी को यही खत्म कर दूं, लेकिन मेरी कोख में पल रहा है ये बच्चा, मुझे बार बार जीने को बोल रहा है। मैं कहाँ जाऊं, किससे अपना दर्द बांटूं? अरे यार, मेरी तरह मेरी बहन भी तो विधवा है। मैं वाणी के घर ही चली जाती हूँ, इस वक्त मेरी हालत को उससे बेहतर कौन समझेगा। बेचारी त्रिशा मन में एक आस दवाई किसी न किसी तरह वाणी के घर पहुंच गई, जहां वाणी ने देखते ही उसे घर के अंदर बुलाया। दीदी, क्या हालत हो गई आपकी? आपको तो बहुत ही अमीर और अच्छा परिवार मिला था ना, फिर कैसे? वाणी ने अपनी बहन को बिठाया और उसके आंसुओं को साफ किया। वाणी का पति दो दो विधवाओं को देखकर और भी चिढ़ गया था, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। ऐसे ही अगली सुबह होते ही वाणी और त्रिशा दोनों की ही तबीयत खराब हो गई। दोनों को लेबर पेन होने लगा, जिसकी वजह से भावना और काव्या उन्हें जल्दी से अस्पताल लेकर गई। जैसे ये खबर त्रिशा के ससुराल वालों को लगी तो वो भी अस्पताल आ गई और सभी इंतजार करने लगे। कुछ ही देर बाद डॉक्टर आया और
मुबारक हो, आप दोनों की ही बहुओं को बेटा हुआ है। आप अंदर जाकर पेशेंट से मिल सकती हैं। आ जाओ बहन, अंदर तुम्हारा ही अंश है। जो भी हुआ उसमें तुम्हारी या तुम्हारी बहू का कोई कसूर नहीं था, वो तो बस किस्मत का खेल था। मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी, लेकिन माँ ले आई। कोई बात नहीं बेटा, आज खुशी का दिन है, तुम्हारा भी और तुम्हारी भाभी का भी। इसे खुशी से ही मनाओ। चलिए गणेश जी, आप भी अंदर आइए। भावना सभी को कन्विंस करके अंदर लेकर गई, जहां दोनों बहनें बाहों में अपने बच्चों को लिए बैठी थीं। त्रिशा की गोद में सबसे पहले सुमित्रा ने बच्चा उठाया और वाणी की गोद से बच्चा गोद में लेकर भावना ने गणेश को दिया। कुछ देर तो वो दोनों शांति रही, लेकिन फिर सुमित्रा आंखों में आंसू लिए बोली, मोहित मेरा राजा, मेरी आंखों का तारा मेरे पास वापस आ गया। माँ, इसकी शक्ल तो बिल्कुल भैया से ही मिल रही है। बच्चों को देखते ही सभी घरवाले आनंद और मोहित को याद करने लगे। पैदा होने वाले बच्चों की शक्ल अपने बाप से बहुत ज्यादा मिल रही थी, जिसकी वजह से सभी की आंखें भर आईं। माँ, बाबा किसी दिन में कहीं दूर चला गया तो आप कैसे रहेंगे? माँ, आप भी ना। अब मैं आ तो गया, कहीं नहीं जाऊंगा अब। मेरा बच्चा मुझे छोड़ गया, लेकिन अपनी निशानी को हमारी गोद में डाल गया। कभी सोचा नहीं था कि मेरी बहू मुझे कोई खुशखबरी भी देगी। मैं भी कितना पागल था, हमेशा अपनी बहू को बुरा भला बोलता रहा, लेकिन आज इस बच्चे को गोद में उठाकर मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैंने मेरे आनंद को उठा लिया हो। इसने तो मेरा दिल ही पिघला दिया। बहू, मैंने तुझे क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन तूने फिर भी बस हमारी फिक्र की। मुझे मेरी आज तक की गलतियों के लिए माफ कर दे बहू, मैं अपने ऊपर और शर्मिंदा हूँ। हमें भी माफ कर देना भाभी, हमने आप पर बहुत जुल्म किए, जबकि हम तो ये भूल ही गए थे कि सुहाग तो अपना आपने भी खोया है। हम बहुत पत्थर दिल हो गए थे भाभी, हमें माफ कर देना। हम किसी से नाराज नहीं हैं। विधवा औरत की पूरी जिंदगी बस खुद को मनहूस सुनते हुए गुजर जाती है, लेकिन किसी को जरा एहसास नहीं होता। आपको तो देर से ही सही एहसास हुआ तो सही, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। वाणी की बात सुनकर सभी बस मुस्कुरा दिए। दोनों ही परिवार में बड़े ही दिनों बाद कोई खुशखबरी आई थी। सभी ने खुशी से एक दूसरे का मुंह मीठा किया और दोनों बहुओं को वो इज्जत मिली जिसकी वो हकदार थी। और इस तरह से फिर दोनों बहुएं अपने अपने ससुराल में अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी।